हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइमेटिक्स। मैं कनिका, आपकी मैथ्स और साइंस टीचर, एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। सो बच्चों, आज की वीडियो में जो है हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। बहुत ही ध्यान से आपने इस चैप्टर को समझना है, क्योंकि बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। स्टार्टिंग के और लास्ट के कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के अंदर, और जिसके ऊपर जो है आपके बोर्ड के एग्जाम में आपको पूरा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आई के बारे में, आई के जो पार्ट्स हैं उसके फंक्शन के बारे में। सो आपने बहुत ही ध्यान से सभी कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। ठीक है, कोई डाउट रहेगा, अपने डाउट्स को जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ जी बच्चों, चलो अपना चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर है? ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। आप इस चैप्टर में जो है फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जो है ले सकते हो, अगर आप ये चैप्टर को ध्यान से पढ़ोगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अब देखो बच्चों, यहाँ से आपने जो है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा। ठीक है, यू हैव स्टडीड अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द लेंसेज। ये आप अपने चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लास्ट इससे पहले वाला चैप्टर ही है, जिसमें आपने किसके बारे में पढ़ा है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा है, लेंसेज के यूजेस से। एंड द इमेजेस फॉर्म बाय लेंसेज एंड देयर नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज। आपने इन सब के बारे में पढ़ लिया है कि कैसे लेंस के ऊपर इमेज बनती है और उनका कैसा नेचर होता है, उनकी कैसी पोजीशन होती है और उनका कैसा साइज होता है। इन सब के बारे में जो है आप अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हाउ कैन दीज आइडियाज हेल्प अस टू लर्न इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन आई। लेकिन ये आइडियाज़, जो सब आइडियाज़ हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, कि इनका यूज़ क्या है। आपने क्या बोला, मैम आप ठीक है हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आप इस चैप्टर में पिछले चैप्टर की बात क्यों कर रहे हो? तो इस किस लिए बात कर रहे हैं वही पूछ रहे हैं कि क्या आइडिया मिलेगा आपको इस लास्ट चैप्टर से, जो आपने पिछला चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर से आई वाले चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या मिलेगा हमें, क्या आइडिया है। देख लीजिए यहाँ से, द ह्यूमन आई हैज़ अ लेंस टाइप स्ट्रक्चर। आपको पता होना चाहिए और आपको नज़र भी आता होगा कि जो ह्यूमन की आई है आइज तो सबके पास आइज है, आप अपनी आइज को ही देख लीजिए कि जो ह्यूमन की आई है हैज़ अ लेंस टाइप स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर कैसा है? लेंस की तरह ही उसका स्ट्रक्चर है, विच यूजेज लाइट, जो क्या करती है? लाइट को यूज करती है। एंड हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट अराउंड अस। और हमें किस किस तरह से हेल्प करती है? हमें हेल्प करती है कि हमारे आसपास जो चीज़ें पड़ी हैं वो हमें दिखाई देने लगे। ठीक है, मतलब क्या है, हमारी जो आई है उसका स्ट्रक्चर भी कैसा है? एक लेंस की तरह है। लाइट जब आकर हमारी आईज के लेंस पर पड़ती है तो क्या होता है, जो हमारे पास आसपास की चीज़ें हैं वो हमें दिखाई देने लगती हैं। तो इसीलिए ये सब किस चैप्टर से कॉरिलेट है? जो आपने लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो आपस में दोनों कैसे हैं? कोरिलेट हैं। तो चलिए आगे लेकर चलते हैं चैप्टर को। हाँ जी, देखो ये आपके डायग्राम है, एनसीईआरटी वाला ही सेम डायग्राम है। तो आप इसके पार्ट्स देख सकते हो, आई के कौन कौन से पार्ट्स हैं, द ह्यूमन एंड आई एंड इट्स पार्ट्स। तो देखो यहाँ से कौन सा पार्ट है, ये आपके पास जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? सिलरी मसल्स हैं। जो पार्ट्स आपके पास अभी मैं आपको पिक्चर में दिखा रही हूँ, अभी हम इनके फंक्शंस के बारे में भी जो है पढ़ेंगे पूरा अच्छे से। ठीक है, ये क्या है? ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपके पास क्या है? ये रेटिना है। देन दिस वन इज ऑप्टिक नर्व। ये आपके पास क्या है? क्रिस्टलाइन लेंस, जिस लेंस के बारे में अभी हम बात कर रहे थे। अभी हम इसके फंक्शन के बारे में पूरा प्रॉपरली पढ़ेंगे। ये आपके पास क्या है? एक्सिस ह्यूमर है, ये देखो यहाँ से इस पार्ट में। देन दिस वन इज, आपके पास जो लेंस की ये थोड़ा बाहर ये प्रेजेंट है, ये क्या है? प्यूपिल है। और ये देखो आपको यहाँ से नजर आ रहा है ये रिज है। ये क्या है? ये कॉर्निया है। तो आप अब आपके पास बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है, बोर्ड के एग्जाम में आपके पास पूछा जाता है, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ आई। तो
आपको क्या करना है, ड्रॉ एंड लेबल डायग्राम ऑफ आई। तो आपने क्या करना है, पूरा अच्छे से जो है आई वाला डायग्राम आपने बनाना है इस तरह से, और सभी पार्ट्स को जो है शो करना है ताकि एग्जामिनर देखे कि हाँ बच्चे को पता है कि आईज के ये सब पार्ट्स हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पूरा अच्छे से जो है डायग्राम को बनाना है। तो आपको हाफ मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे, डायग्राम को देख के पूरा नीट एंड क्लीन बनाना है। ठीक है, तो चलिए इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। हाँ जी, देखो फंक्शन ऑफ आई पार्ट्स, ध्यान से समझना इसको। और क्या बोलते हैं, एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी। आपने क्या करना है, फंक्शंस को आपने एक नीट एंड क्लीन जो है आई वाला डायग्राम बना लेना है, जिसमें आपने सभी आई के पार्ट को शो करना है। जैसे मैंने आपको बताया है ऐसे आपने सारे आई के पार्ट को जो है शो करना है, उनको प्रॉपरली नेमिंग करनी है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई पार्ट्स, आप जब उनके फंक्शन को बताओगे तो आपने क्या बताना है, पॉइंट्स में बताना है। अगर आप पैराग्राफ में बताओगे वो भी सही है, लेकिन अगर आप पॉइंट्स में बताओगे तो एग्जामिनर को देखने में ही अच्छा लगेगा। आपको पता जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है वो सबको अच्छी लगती है ना। तो अगर आप क्या करोगे, पॉइंट्स में लिखोगे तो आपको एग्जामिनर को लगेगा कि इस बच्चे को जो है सब कुछ अच्छे से पता है, डेट्स वाई इसने पॉइंट्स का यूज़ किया है और हर एक पॉइंट को अच्छे से जो है लिखा है। ठीक है, तो चलिए देखो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा। बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ से इस पिक्चर में जो आपकी आई है वो किस तरह से बिहेव कर रही है, एक कैमरा की तरह। जैसे ये आपका एक कैमरा है, कैमरा के अंदर क्या होता है, लेंस होता है, वैसे ही आपकी जो आई का लेंस है, ये आपको इस पिक्चर से आपको दिख रहा होगा कि ह्यूमन जो आई है वो किस तरह से दिखती है, आपको एक कैमरा की तरह बिहेव करती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे रेटिना के बारे में। ये रेटिना है, मैंने आपको बताया था, ये आपकी आई है। जो आपके पास ये है, ये लाइन दिख रही है आपको, ये किस चीज़ की है, रेटिना की है। अब रेटिना का क्या फंक्शन होता है, चलिए देखते हैं यहाँ से। इट इज़ अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन ऑन विच इमेज इज फॉर्म बाय द लेंस। ये आपके पास क्या है, ये एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है। ये आपके पास एक स्क्रीन का काम कर रही है जिसके ऊपर क्या बनती है, इमेज बनती है। ठीक है, बाय द लेंस। अब देखो ये लेंस है, यहाँ से लाइट आएगी, इस लेंस पे पड़ेगी। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर क्या बनाएगा, एक रेटिना पे क्या बना रहा है, इमेज बना रहा है। ठीक है, क्या बना रहा है, इमेज बना रहा है। और वी कैन से डैट इट कैप्चर्स द लाइट। और हम ऐसे भी कह सकते हैं ये क्या करती है, ये रेटिना का काम क्या करता है, ये लाइट को कैप्चर करती है और आपकी आईज के अंदर क्या करवाती है, एंटर करवाती है, एंड हेल्प्स ट्रांसलेट इट इनटू द इमेज यू सी। और क्या करती है, जो आपके पास आंखों में लाइट आई है उसको ट्रांसलेट करती है किसी इमेज की फॉर्म में जो आप इमेज देख रहे हो। ठीक है, क्या होगा, यहाँ से आपके पास ये लेंस है, लेंस के ऊपर आके क्या पड़ेगी, लाइट पड़ेगी। अब इस लाइट का जो पिक्चर है वो किस स्क्रीन पे बनेगा, इस रेटिना वाली स्क्रीन पे बनेगा। बिल्कुल सामने पड़ी है, लाइट आई है, लाइट पड़ी है, ये आपके पास क्या है, एक स्क्रीन है रेटिना वाली। इसके ऊपर क्या बनेगी, आपके पास एक इमेज बनेगी। ठीक है, और इसका क्या काम क्या करेगा, ये आपकी आई को हेल्प करेगी, जो इमेज बनेगी आप आई को हेल्प करेगी बताने में कि ये किस तरह की इमेज बनी है, या आप ऐसे भी कह सकते हो इसका काम है लाइट को कैप्चर करना और इमेज को बनाना और वो सिग्नल देना, इमेज का सिग्नल देना, ताकि बताए आपको पता चले कि किस तरह का जो है ऑब्जेक्ट है। तो आपको यहाँ से रेटिना का फंक्शन क्लियर हुआ कि क्या है, एक आप यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है रेटिना, जिसके ऊपर क्या बनती है, इमेज बनती है। किससे, लेंस से बनती है इमेज। और आप कह भी सकते हो कि ये क्या है, एक लाइट कैप्चर डिवाइस है, जो कि क्या करती है, लाइट को कैप्चर करती है और आपकी आईज के अंदर लेकर चलती है और उसको ट्रांसलेट करती है इमेज की फॉर्म में। तो क्लियर हुआ यहाँ से रेटिना का फंक्शन। तो चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन देखो कॉर्निया का। ठीक है, कॉर्निया का क्या फंक्शन होता है, यहाँ से देखो, लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन। आपकी आई में जो लाइट एंटर करती है वो एक पतली सी मेम्ब्रेन से एंटर करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। इट एक्ट्स एज अ आउटर मोस्ट लेंस। ये तरह किस तरह से बिहेव करती है, एक बाहर की तरफ जो है लेंस है उसकी तरह बिहेव करती है। इट्स फंक्शन लाइक अ विंडो। इसका क्या फंक्शन है, खिड़की की तरह काम करती है। डैट कंट्रोल्स एंड फोकस द एंट्री ऑफ लाइट इनटू द आई। वो क्या करती है, कंट्रोल करती है और फोकस करती है कितनी लाइट जो है आपकी आई के अंदर एंटर करनी चाहिए। देखो इस पिक्चर में ये आपके पास देखो एक कॉर्निया है,
कॉर्निया वाला पार्ट है, यहाँ से क्या कर रही है, देखो लाइट जो है एंटर कर रही है, तो इसका आउटर मोस्ट पार्ट है, यहाँ से लाइट एंटर कर रही है, ये बाहर वाली साइड है, ये क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, विंडो की तरह वर्क कर रहा है, कितनी लाइट जो है आपकी आई के अंदर एंटर करनी चाहिए। तो आपको पता चला कॉर्निया का क्या फंक्शन है, जो लाइट है वो आपके पास कहाँ से एंटर करती है, एक थिन पतली सी परत है, देखो दिख रही होगी यहाँ से, इससे जो है आपके पास लाइट एंटर करती है, और इसका क्या काम है, ये एक विंडो की तरह वर्क करती है, फोकस करती है, कंट्रोल करती है कितनी लाइट आपकी आई के अंदर जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल। ये आपके पास एक तरह से निशान बना दो, या क्या बना देती है, आई बॉल के सामने एक, ये आपके यहाँ पे पास लेंस है, ये आई बॉल है, यहाँ पे क्या बना देती है, ट्रांसपेरेंट बल्ज बना देती है। ठीक है, आई बॉल के सरफेस पे। और आई बॉल क्या है, ये आपके पास आई की जो बॉल है, आई के अंदर जो बॉल्स होती हैं, ये आपको दिख रही होगी, आपकी बॉल्स हैं, किसी की ब्राउन है, किसी की ब्लैक है, ये क्या होती हैं, आई बॉल्स होती हैं। आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल होती है शेप में, इसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, एंड विद अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। और कितना डायमीटर होता है इसका, 2.3 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो क्या करता है कॉर्निया, जैसे ही ये आपके पास लाइट एंटर करी है इसकी आउटर मोस्ट पार्ट से, आपकी आई के अंदर लाइट एंटर करी है, इसने क्या बना लिया, ट्रांसपेरेंट बल्ज बना लिया है, किसके ऊपर, अगले सरफेस पे। देखो यहाँ पे, ये अगर यहाँ पे आपका आई बॉल है, इधर इन्होंने क्या बना लिया है, एक ट्रांसपेरेंट सा बल्ज बना लिया है। ठीक है, और आई बॉल की जो डायमीटर है वो कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये सारा फंक्शन बता रही हूँ मैं आपको, कॉर्निया का क्या फंक्शन है, अभी हम इनकी वर्किंग के बारे में भी पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर एट द आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द कॉर्निया। और जितना भी आपके पास जो रिफ्रैक्शन होती है लाइट की, वो हमेशा जो लाइट आपके पास आपकी आई में एंटर करती है, वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटर मोस्ट पार्ट पर ही दिखाई देगी, सरफेस पे कॉर्निया की। ये जो कॉर्निया है इसका आउटर मोस्ट सरफेस है, इस पर ही आपको जो है रिफ्रैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा इसी सरफेस के ऊपर जो है दिखाई देगी। ठीक है, सारी जो है मोस्टली आपके पास जो इसी सरफेस पे आपके पास रिफ्रैक्शन जो है दिखाई देगी। तो ये सब ये किस चीज़ का फंक्शन है, कॉर्निया का है, तो आप इसको भी जो है पॉइंट्स में लिख सकते हो, ताकि आपको इजीली जो है याद भी रहे, समझ में भी आए, क्योंकि पैराग्राफ में आपको समझ तो आता है बट थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट अगर आप किसी चीज़ों को पॉइंट्स में लिखना स्टार्ट कर दोगे तो आपके लिए उतना ही आसान रहेगा। तो आप इस कॉर्निया के फंक्शन को जो है पॉइंट्स में लिख सकते हैं। आई होप आपको यहाँ से जो है याद भी हो गया होगा, साथ साथ याद करते रहे कॉर्निया का क्या काम है, जो आपके पास एक आउटर मोस्ट लेंस की तरह बिहेव करती है, लाइट आपके पास कॉर्निया के थ्रू एंटर करती है आई के अंदर, है ना, और किस तरह से बिहेव करती है, विंडो की तरह बिहेव करती है, कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है कि कितनी लाइट आपकी आई के अंदर जो है एंटर करनी चाहिए। ठीक है, और इसका दूसरा काम क्या है, ये ट्रांसपेरेंट बल्ज बना लेती है आउटर सरफेस पे, किस फ्रंट सरफेस पे, आई बॉल की। और आई बॉल आपके पास यहाँ से आपके पास आई बॉल की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आप आई बॉल के बारे में भी लिख सकते हैं कि आई बॉल क्या है, आपके पास स्फेरिकल होता है शेप पे, अप्रॉक्सीमेटली इसका 2.5 सेंटीमीटर जो है डायमीटर होता है। ठीक है, और अगर और क्या लिखोगे आप कॉर्निया के बारे में, जो मोस्टली रिफ्रैक्शन है आपके पास, जो लाइट मतलब रेज आपकी आईज के अंदर एंटर करती है, वो आउटर मोस्ट पार्ट से ही करती हैं कॉर्निया के। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए क्रिस्टलाइन लेंस। अब लेंस के बारे में हम पढ़ते हैं, लेंस कैसे वर्क करता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपके पास क्या है, एक क्रिस्टलाइन लेंस है जैसे। ठीक है, द क्रिस्टलाइन लेंस हैज merely provides the finer adjustment of focal length required to focus object at different distance on the retina। अब आपको पता है कि लाइट जो है आपके पास कॉर्निया के थ्रू जो है लेंस में एंटर करती है। अब लेंस के पास लाइट आई है, अब इस लाइट ने क्या किया है, इसने जो है स्क्रीन जो है, एक आपके पास जो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है जिसे हम रेटिना बोलते हैं, उस पर ये जो लाइट पड़ती है जाके, तो रेटिना क्या करता है, रेटिना का काम होता है वो आपकी इमेज फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो इस लेंस का क्या काम है, ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इसके किसके बीच में, क्रिस्टलाइन लेंस के बीच में और रेटिना के बीच में, यानी कि ऑब्जेक्ट के बीच में जो है क्या करती है, फोकस करती है फोकल लेंथ को। ठीक है, डिफरेंट डिस्टेंस पे। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास ये लेंस है, यहाँ से इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या करती है, ये मेंटेन करती है। ठीक है, और एडजस्टमेंट करती है फोकल लेंथ के बीच में। तो आपने क्रिस्टलाइन लेंस का क्या काम है,
यही काम है ना लेंस के ऊपर, जो आपके पास लाइट पड़ी है आके वो कहाँ पे उसने भेजी है, उसने लाइट सेंसिटिव जो आपके पास स्क्रीन है यानी कि रेटिना है उसके पास गई है। अब उसके पास गई है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके ही तो इस स्क्रीन के ऊपर वो जाकर डली होगी, है ना। तो उस स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या करती है, ये एडजस्ट करती है, ठीक है। उस फोकल लेंथ से उसे क्या करती है, एडजस्ट करती है। तो समझ में आया आपके पास ये क्रिस्टलाइन लेंस का क्या काम है। नेक्स्ट है एरिस। एरिस आपके पास, ये है आपके पास एरिस, देखो ये लेंस है, लेंस की इधर ही नीचे वाली साइड थोड़ी सी इसके पीछे जो बाहर की तरफ क्या बना हुआ है आपके पास, एरिस बना हुआ है। ये क्या है, एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम है। अब आपने देखा होगा डायफ्राम का क्या काम करता है, जैसे इनहेल करते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ठीक है, वो सब जो है ये आपके पास मस्कुलर जो है डायफ्राम है। लेकिन यहाँ पे इसका क्या काम है, ये आपके पास क्या है, एक इरिस क्या है, एक डार्क कलर की मस्कुलर डायफ्राम है जो क्या करती है, डेट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल बिहाइंड द कॉर्निया। जो क्या करती है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्निया के बिहाइंड में। तो देखो यहाँ से इसमें आपको दिखाई देती है, देखो ये आपके पास आई है, ये आपके पास लेंस है, ये आपके पास आई बॉल है, ये क्या है, ये जो आपके आई के अंदर देखोगे आप ध्यान से, लाइट जब आप अपनी आई पे लाइट से डाल के देखना, बैटरी से ऑन करके देखना, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास प्यूपिल है। और इरिस का क्या काम होता है, इरिस आपके पास एक डार्क कलर की मस्कुलर डायफ्राम है जो क्या करती है, इस प्यूपिल के साइज को क्या करती है, कंट्रोल करती है। क्या करती है, इस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है। तो आपने इरिस का एक छोटा हिस्सा ही फंक्शन है, आपने याद रखना है कि ये क्या करती है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है। और ये आपके पास प्यूपिल है, मैंने आपको दिखा भी दिया है इमेज में, ये आपके पास क्या है, प्यूपिल है। और प्यूपिल का क्या काम है, द प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज। ये क्या करता है, रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है कितनी आपके पास लाइट की अमाउंट आपकी आई के अंदर एंटर करनी चाहिए, वो उस प्यूपिल उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो यहाँ से अभी तक हमने 5 फंक्शन जो है पढ़ लिए हैं, रेटिना, कॉर्निया, क्रिस्टलाइन लेंस, एरिस एंड प्यूपिल। तो क्रिस्टलाइन लेंस का तो मैंने आपको समझा दिया है, एरिस का भी जो है छोटी सी डेफिनेशन है, ये आपके पास कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्निया के बिहाइंड प्रेजेंट होता है। ये आपके पास एक डार्क कलर की मस्कुलर डायफ्राम है जिसका क्या काम है, जिसका काम है क्या करना, कंट्रोल करना प्यूपिल के साइज को, ठीक है। और प्यूपिल का क्या काम करना है, ये रेगुलेट करता है कि कितनी लाइट जो है आपकी आई के अंदर एंटर करनी चाहिए। तो क्लियर हुए आप इस तरह से 5 पॉइंट्स बनाकर इन सब के आई के पार्ट के फंक्शन के बारे में जो है लिख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, अब थोड़ी वर्किंग देख लेते हैं इसकी। वैसे अगर आपने पार्ट्स को अच्छे से समझा होगा तो आपको वर्किंग जो है इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी, इसके स्टेप्स इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे। मैंने वर्किंग को भी जो है स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो देखो इसके स्टेप्स यहाँ से। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, द आई लेंस फॉर्म एन इन्वर्टेड और रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। ये तो बिल्कुल सही बात है। क्या होता है, लाइट आपके पास जो है कॉर्निया से होती हुई कहाँ पर आती है, क्रिस्टलाइन लेंस के पास आती है। और क्रिस्टलाइन लेंस का क्या काम होता है, वो क्या करता है, जो लाइट आई है उसके पास उसको एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन के पास भेजता है जो क्या है, रेटिना है। तो पहला पार्ट तो यही हो गया कि जो लेंस है वो क्या करता है, इन्वर्टेड और रियल इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की रेटिना के ऊपर, ठीक है। सेकेंड पार्ट, द रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन। आपको पता है ये कैसी मेम्ब्रेन है, डेलिकेट मेम्ब्रेन है। ये लाइट सेंसिटिव आपके पास एक ये स्क्रीन कह लो इसको, हैविंग एनर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, जिसके पास क्या है, बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं। मतलब जो लाइट के लिए सेंसिटिवली होते हैं, मतलब लाइट जैसी पड़ी उसको देख के वो सेंसिटिव हो गए, ठीक है, मतलब सेंसिटिव है बहुत ही ज़्यादा। द लाइट सेंसिटिव सेल गेट एक्टिवेटेड, वो फटाफट क्या हो गए, देखा उन्होंने लेंस ने लेंस के ऊपर लाइट आई है और लेंस ने फटाफट से उस लाइट को स्क्रीन पर डाला है रेटिना की, और वो कैसी है, बहुत ज़्यादा लाइट सेंसिटिव है। तो जो उसके अंदर सेल्स थे वो फटाफट क्या हो गए, फटाफट से एक्टिवेट हो गए, पूरी तरह से एक्टिवेट हो गए अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। फिर उन्होंने क्या कर दिया, फटाफट से एक्टिवेट होकर अपना काम स्टार्ट कर दिया और उन्होंने क्या बना दी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जो है उन लाइट की रेस को क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया। 2 पार्ट्स अभी तक हमने 2 पॉइंट्स पढ़े हैं, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले क्या हुआ है, लाइट आई है कॉर्निया से होती हुई कहाँ पर, क्रिस्टलाइन लेंस पे। क्रिस्टलाइन लेंस ने क्या कर दिया है, उसको उसकी जो है इन्वर्टेड और रियल इमेज जो है बनाकर कहाँ पर फेंकी है, रेटिना पर। और रेटिना कैसी है,
रेटिना आपके पास एक डेलिकेट सी मेम्ब्रेन है और जिसके पास बहुत ही ज़्यादा जो है लाइट सेंसिटिव सेल्स पड़े हैं। वो लाइट सेंसिटिव सेल्स फटाफट से जाकर क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं पूरी तरह से, और क्या करते हैं, वो उन लाइट की रेस को जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब थर्ड पार्ट क्या है, दीज सिग्नल्स आर सेंट टू द ब्रेन। अब जो ये सिग्नल्स आए हैं, ये सिग्नल्स कहाँ पे भेजे जाते हैं, आपके ब्रेन की तरफ भेजे जाते हैं। किसके थ्रू, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ये कहाँ जाते हैं, ये सिग्नल्स आपके पास दिमाग में जाते हैं, सेंड टू द ब्रेन। नेक्स्ट, द ब्रेन इंटरप्रेट्स दीज सिग्नल, ब्रेन क्या करता है, उन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है एंड फाइनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, और क्या करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है कि किस तरह के सिग्नल आए, सो डैट वी परसीव ऑब्जेक्ट एज दे आर। फिर तो हमें दिखाई देना स्टार्ट होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है, किस तरह का ऑब्जेक्ट है, हमारे माइंड में उस ऑब्जेक्ट की इमेज बननी जो है स्टार्ट हो जाती है। तो इसके 4 वर्किंग स्टेप हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप हैं। अगर आपने फंक्शंस के जो को ध्यान से समझा होगा तो आपके लिए वर्किंग बड़ी ज़्यादा आसान होगी। कुछ नहीं है इसके अंदर, फटाफट से मैं आपको एक बार से बता देती हूँ पूरा ब्रीफ में क्या जो हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि फटाफट से जो आपके पास, अब एक डायग्राम से देखते हैं हम, यहाँ से डायग्राम ले लेते हैं, यहाँ से आपका एनसीईआरटी वाला ये डायग्राम उठा लेते हैं। देखो यहाँ से क्या हुआ है, जो आपके पास ये लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस है, आप कॉर्निया है, ये कॉर्निया है, यहाँ से लाइट पड़ी है, किसके पास जाई है, क्रिस्टलाइन लेंस के पास गई है। इसके आउटर मोस्ट पार्ट से लाइट कहाँ गई है, क्रिस्टलाइन लेंस के पास गई है। अब लेंस ने क्या किया है, लेंस ने उस लाइट की क्या बना दी है, रियल और इन्वर्टेड इमेज कहाँ फॉर्म कर दी है, यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड इमेज कहाँ पहुंची है आपके पास, इस रेटिना के पास। अब ये रेटिना कैसा है, ये आपके पास एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है, रेटिना इज हैव अ मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसके पास विच हैव लोड्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, जिसके पास बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं। वो क्या हो जाते हैं, जैसे ही लाइट यहाँ पर आकर इमेज बनाती है तो फटाफट से वो सेल्स क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करेंगे, उन सिग्नल्स को किस में चेंज कर देंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज कर देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज कर देंगे। अभी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कहाँ जाएंगे आपके पास, ये आपके पास कहाँ जाएंगे, ब्रेन जो है, ब्रेन के पास जाएंगे, किसकी हेल्प से, ऑप्टिक नर्व की हेल्प से। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जो आपके पास अब दिमाग पे पास गया है, दिमाग ने उस सिग्नल को क्या किया, इंटरप्रेट किया है और उस ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, जो उसकी इमेज है उसकी फॉर्म में आपको वो दिखाई दे रहे हैं। तो समझ में आया आपके पास आई के पार्ट्स, कितने पार्ट्स हैं, कैसे वर्क करते हैं और उसकी वर्किंग। ठीक है, सो बच्चों मैं आपको ये बार बार बोल रही हूँ, अगर आपको इस चैप्टर में मार्क्स स्कोर करने हैं तो हर टॉपिक को अच्छे से समझना है, और ये आई वाला क्वेश्चन तो जो है ज़रूर ही आता है। तो इसकी वर्किंग जो है आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए और आपको याद भी रहेगा। आई होप आपके लिए जो है ये जो टॉपिक जैसे मैंने आपको डिक्टेट किया है आपको जो है समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रहता है, कहीं से भी आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो आप अपने डाउट जो है कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक जो है आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो है पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई के बारे में। ठीक है, तो पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई क्या होता है, सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन को हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ और टू फोकस नियर और फार ऑब्जेक्ट्स, कि लेंस की कितनी एबिलिटी है, कितनी काबिलियत है कि ये क्या कर सके, फोकल लेंथ को जो है एडजस्ट कर सके अपनी। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, और टू फोकस नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स, पास वाले और दूर वाले ऑब्जेक्ट को क्या कर सके, फोकस कर सके क्लियरली रेटिना पे। मान लो कोई ऑब्जेक्ट आपके पास पास में पड़ा है, ठीक है, पास में पड़ा है, उसकी कैसी इमेज बनाएगा रेटिना के पास, और कोई ऑब्जेक्ट अगर दूर में है, दूर से देख रहे हो आप किसी ऑब्जेक्ट को, वो इमेज कैसे आपके पास रेटिना के पास फॉर्म करेगा, और उनके बीच में क्या होगी, फोकल लेंथ होगी, है ना, डिस्टेंस होगा। तो उस डिस्टेंस को क्या करता है, ये एडजस्ट करता है। पावर ऑफ अकोमोडेशन जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। इट इज लिमिटेड, ये कैसा होता है, लिमिटेड है, मतलब इसकी वैल्यू आपके पास लिमिट में सेट है। इट इम्प्लाइज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन नॉट बी रिड्यूस बियॉन्ड अ
सर्टेन मिनिमम लिमिट। तो इसकी क्या है, आपके पास फोकल लेंथ जो है उसको आप इतना ज़्यादा कम नहीं कर सकते कि उसकी लिमिट से कम उसे नहीं कर सकते। उसकी सर्टेन लिमिट है, मिनिमम लिमिट है, कम से कम लिमिट है, उस लिमिट से जो है वो और कम नहीं हो सकती। ठीक है, तो चलिए फार और नियर पॉइंट है, जैसे आपके पास ये क्या है, ये लेंस है, ये आपके पास कोई दूर से ऑब्जेक्ट है, ये कोई पास वाला ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से कैसे ये रेटिना के ऊपर इमेज बनेगी, ये भी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पावर ऑफ अकोमोडेशन, आपको यहाँ से डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी कि ये क्या है, कि किसकी कि आई लेंस की कितनी एबिलिटी है, वो क्या कर सके, फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सके। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट दूर पड़ा है या आपके पास कोई ऑब्जेक्ट पास में है, और उनकी इमेज कैसे बनेगी रेटिना के ऊपर। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में, और अच्छे से पढ़ते हैं और ब्रीफली पढ़ते हैं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके और आप अच्छे से जो है इसको एग्जाम में अगर आ जाए तो आप अच्छे से लिख सके। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। दी आई लेंस इज कम्पोज ऑफ फाइबर्स, ये अभी तक हम पढ़ के आ चुके हैं, बार बार पढ़ रहे हैं कि द आई लेंस इज कम्पोज ऑफ फाइबर्स जेली लाइक मटेरियल, उसका जो है जेली की तरह मटेरियल होता है। आपने देखा आई लेंस के बाद बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, कई बार आपकी आई में कुछ चल जाता है, अगर आप ऐसे फिंगर से भी अपनी आई में अंदर करते हो तो आपको फील होता होगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है, जेली की तरह स्ट्रक्चर है, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्ट्रक्चर है। इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सिलरी मसल, इसके जो कर्वेचर को है हम कहीं तक जो है मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर उसको चेंज कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, बाय सिलरी मसल। ठीक है, द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस कैन बी दस चेंज इट्स फोकल लेंथ। तो आई लेंस के कर्वेचर में चेंज आना यानी कि उसकी फोकल लेंथ में चेंज आना, तो कैसे, अभी हम इसके बारे में जो है बात करेंगे। देखो यहाँ से, व्हेन द सिलरी मसल आर रिलैक्स्ड, जब सिलरी मसल आपके पास क्या होते हैं, रिलैक्स पोजीशन में होते हैं। ये है आपके पास लेंस, और ये लेंस के आसपास क्या है, ये आपके पास क्या है, सिलरी मसल्स है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से, ये सिलरी मसल्स हैं, ये आपके पास क्या है, सिलरी मसल्स हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जब ये किस पोजीशन में है, रिलैक्स की पोजीशन में है, जब ये रिलैक्स की पोजीशन में है तो लेंस क्या होता है, थिन हो जाता है। बिल्कुल देखो, ये लेंस कैसे हो गया, थिन हो गया है। दस द फोकल लेंथ इंक्रीजेस, तो फोकल लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। अब देखो यहाँ से, ये आपके पास सिलरी मसल्स हैं, ये क्या हो गए यहाँ से रिलैक्स पोजीशन में, तो लेंस कैसा हो गया, थिन हो गया है, तो उसकी वजह से जो ये आपकी फोकल लेंथ है ये क्या हो गई है, बढ़ गई है। यहाँ से फोकल लेंथ क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, तो विच इनेबल अस टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, जिसने हमें क्या हेल्प की है कि हम दूर के जो है ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, यानी कि आपके पास क्या आ गया है, फार पॉइंट आ गया है, दूर की जो है हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। क्या है, जब आपके पास सिलरी मसल आपके पास किसमें होते हैं, रेस्ट की पोजीशन में होते हैं, जो आपका लेंस है वो क्या हो जाता है, थिन हो जाता है, जिसकी वजह से आप दूर की चीजों को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। क्यों देख सकते हो, क्योंकि फोकल लेंथ का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन अ सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स, जब ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फूल जाते हैं थोड़ा, तो क्या होता है, जो आपका लेंस है वो भी क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। बिल्कुल लेंस, आई लेंस क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। दस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस डिक्रीजेस, जिसकी वजह से जो फोकल लेंथ है लेंस की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। विच इनेबल अस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, और जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, पास के जो है ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से देख सकते हैं। तो सारा रोल किसका है, सिलरी मसल का है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर आपको आई के कर्वेचर में लेंस की चेंज लेके आना तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिलरी मसल के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से पहला पॉइंट आपको ये क्लियर हुआ होगा कि अगर सिलरी मसल कैसे है, रेस्ट की पोजीशन में है, तो लेंस आपस में दोनों क्या है, कोरिलेटेड है, तो लेंस भी क्या हो जाएगा, आपके पास थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, जिसकी वजह से जो फोकल लेंथ है आपके पास वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, और जिसकी वजह से फार पॉइंट यानी कि आपको दूर के ऑब्जेक्ट दिखाई देना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर सिलरी मसल क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से आपके पास आई लेंस भी थिक हो जाता है और फोकल लेंथ क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से आपको नियर वाले ऑब्जेक्ट दिखते हैं। तो समझ में आई आपके पास पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है, कि उसकी एबिलिटी है कि वो अपने फोकल लेंथ को क्या कर सके, एडजस्ट कर सके। यहाँ से डेफिनेशन देखो, फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सके ताकि वो पास के और दूर के ऑब्जेक्ट को देख सकती है। तो समझ में आया आपको यहाँ से फार और नियर वाले पॉइंट, है ना, क्लियर हुए।
एक बार इनकी डेफिनेशन बाय डेफिनेशन भी हम इनको पढ़ लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में और आपकी एनसीईआरटी में ही है जो है आपसे पूछा गया है डिफाइन नियर पॉइंट ऑफ अ आई एंड अ फार पॉइंट ऑफ अ आई। तो देखो यहाँ से नियर पॉइंट क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस at which object can be seen most distinctly without a strain। कम से कम डिस्टेंस जिसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है पता लगा सकते हैं, किसी भी स्ट्रेन या किसी कोई बिना कोई फोर्स नहीं लग रही, आप इजीली जो है उसको पता लगा रहे हो कि ये जो है आपके पास मोबाइल है या आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है, आपके पास कोई स्ट्रेन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, बिल्कुल आप नॉर्मली पता लगा रहे हो, कम से कम जो है डिस्टेंस है, कम से कम डिस्टेंस पे पता लगा रहे हो, तो वो क्या है, लीस्ट डिस्टेंस है और विजन पॉइंट है, मतलब आपको विजन हो रहा है, दिखाई दे रहा है वहां से, और आप क्या कह सकते हो, ये आपकी आई का नियर पॉइंट है, मतलब आपकी आई इतने नज़दीक ऑब्जेक्ट को जो है देख सकती है किसी भी बिना स्ट्रेन के। ठीक है, नोट क्या करना है आपके पास, फॉर अ यंग अडल्ट, अगर आप किसी यंग अडल्ट की बात करते हो, उसकी नॉर्मल विजन का जो पॉइंट है, नियर पॉइंट है, वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो आपकी एग्जाम में पूछा जाता है, एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाता है, व्हाट इज अ नियर पॉइंट ऑफ आई फॉर अ नॉर्मल विजन, तो कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होगा, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो क्लियर हुआ नियर पॉइंट आपको। नेक्स्ट फार पॉइंट ऑफ आई, फार पॉइंट क्या होगा आई का, द फारटेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली, इतना कितना दूर वाला पॉइंट है जिसको आप ऑब्जेक्ट को जो है इजिली देख सकते हो, दूरी के पॉइंट को क्लियरली, मतलब आपको साफ दिखे। फारथेस्ट पॉइंट में दूरी का ऑब्जेक्ट ऐसा है कि आपसे इतनी दूरी पे हो कि आपको नजर आए कि हाँ ये ऑब्जेक्ट है, पड़ा है, तो वो आपके पास कैसा है, फारदेस्ट पॉइंट है, और इसको आप क्या बोलते हो, फार पॉइंट ऑफ द आई बोल सकते हो। इट इज इन्फिनिटी फॉर अ नॉर्मल आई, किसी अगर आई में कोई डिफेक्ट नहीं है, नॉर्मल आई है, कोई आई की प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए ये कैसा हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है। तो नोट क्या करेंगे यहाँ से बात को, नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली डेट आर बिटवीन 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, मतलब 25 सेंटीमीटर तक तो आपके पास नियर पॉइंट आएगा, लेकिन अगर 25 सेंटीमीटर से लेकर अगर आप दूर तक देख सकते हो तो इनफाइनाइट डिस्टेंस है, डैट मीन्स वो किसके लिए है, नॉर्मल आई के लिए बात की है। तो फिर आप यहाँ पे भी क्वेश्चन पुटअप होता है एमसीक्यू की फॉर्म में, व्हाट इज अ फार पॉइंट ऑफ एन आई फॉर अ नॉर्मल विजन, तो नॉर्मल विजन के लिए फारटेस्ट पॉइंट क्या होगा, अप टू 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो आप यहाँ से इसका भी आंसर लिख सकते हो। तो क्लियर हुई आपको नियर पॉइंट और आई और फार पॉइंट ऑफ आई। तो यहाँ से मैंने जो डायग्राम से तो डायग्रामेटिक आपको बता दिया था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि डायग्राम से भी आपको बताना है, तो आप इस डायग्राम की हेल्प से जो है बता सकते हो। सारा कुछ जो है आपको यहाँ से मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको इसकी पीपीटी चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम वाले ग्रुप में जो है इसकी पीपीटी ऐड कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको ये पीपीटी जो है उस ग्रुप में मिल जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, तो कई बार ना आपके पास इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आप एक एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो आप अगर आपके एग्ज़ाम में इस तरह से न्यूमेरिकल आ जाए तो आप किस तरह से उन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए, हाउ टू कैलकुलेट द पावर ऑफ अकोमोडेशन, कैसे निकाल सकते हैं। द पावर ऑफ अ लेंस इज गिवन बाय द इक्वेशन, तो लेंस की जो पावर ऑफ इक्वेशन है वो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। P इज इक्वल टू 1 में F, यहाँ पे P क्या है आपके पास, पावर है लेंस की, और F क्या है, फोकल लेंथ है उस लेंस की। ठीक है, द डिस्टेंस फॉर विच नॉर्मल पर्सन विद अ नॉर्मल आई विजन, यहाँ पे विजन के स्पेलिंग थोड़े रॉन्ग है, मैं लिख देती हूँ विजन के स्पेलिंग VISION। तो नॉर्मल विजन क्या रहेगी आपको पता है कितनी है, 25 सेंटीमीटर की नॉर्मल विजन है कि 25 सेंटीमीटर की रेंज में जो है कोई नॉर्मल आई वाला जो पर्सन है जिसके पास किसकी आई में कोई डिफेक्ट नहीं है, वो इतना नियर पॉइंट है, इतने डिस्टेंस तक के जो ऑब्जेक्ट को जो है इजीली देख सकता है। ठीक है, फॉर्मूला है आपके पास P इज इक्वल टू 1F। कैलकुलेट द मैक्सिमम पावर ऑफ द अकोमोडेशन ऑफ अ पर्सन हैविंग नॉर्मल विजन, आपको क्या निकालनी है, मैक्सिमम कितनी पावर होगी, ठीक है, अकोमोडेशन उस पर्सन की जो कि वो नॉर्मल विजन हो, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा निकालनी है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, इसी फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड आउट करोगे। तो देखो यहाँ से स्टेप्स को अच्छे से समझना। सिंस द डिस्टेंस फॉर विच नॉर्मल पर्सन विद अ नॉर्मल विजन कैन सी इज 25 सेंटीमीटर, आपको पता है नॉर्मल विजन कितना है, 25 सेंटीमीटर है। हैंस द फोकल लेंथ इन द आई ऑफ नॉर्मल पर्सन इज,
तो मतलब क्या है, उसकी फोकल लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि नॉर्मल विजन यही है, तो उतनी ही उसकी क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी। द पावर ऑफ वन डायोप्टर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आपको याद रखना है ये डायोप्टर जो है यहाँ से यूनिट है, पावर को हम डायोप्टर में लेंगे, पावर इज इक्वल टू, अगर वन डायोप्टर है तो उसकी वन डायोप्टर जो आपके पास किसके इक्वल है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। यहाँ से लिख देती हूँ, वन डायोप्टर जो आपके पास किसके इक्वल है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो आपको पता है जो P है वो किसके इक्वल है, 1/f के इक्वल है। तो आप यहाँ से f की वैल्यू पुट करोगे, कितनी आ जाएगी, 1 में 25 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे जो डायोप्टर है वो जो वन है वो डायोप्टर की फॉर्म में, और यहाँ पे ये सेंटीमीटर की फॉर्म में है। तो इसको क्या करो, पहले यहाँ से कन्वर्ट करो, कन्वर्ट वन डायोप्टर इनटू सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में आ जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास क्या हुआ, पावर इज इक्वल टू, यहाँ से लिख देती हूँ 100 में 25। अब इसको यहाँ से सॉल्व करोगे, कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास पावर कितनी आ गई है, 4 डायोप्टर आ गई है। यानी कि हैंस द मैक्सिमम पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ अ पर्सन हैविंग नॉर्मल विजन, की अगर किसी पर्सन की नॉर्मल विजन है, कोई डिफेक्ट नहीं है, तो उसकी पावर ऑफ अकोमोडेशन कितनी होगी, 4 डायोप्टर। तो यहाँ से जो है आप इसका आंसर निकाल सकते हो। और ये न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में जो है आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल। तो यहाँ से इसको चाहे आप नोट डाउन कर लो, या फिर आप अपने जो है टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, ताकि मैं आपको PDF जो है वहाँ पे सेंड कर सकूँ। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, और आ जाता है, पूछा भी जाता है और आ भी जाता है की बात है, ठीक है। तो इसको यहाँ से आप इसके आंसर को आप जो है लिख सकते हो। अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है, आपको पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में पता है, इतना कुछ टफ नहीं है इसके अंदर, अगर आप अच्छे से समझोगे तो आपको क्लियर हुआ होगा, डेफिनेटली क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक, ठीक है, हाँ जी, क्या टॉपिक है, हाँ जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या टॉपिक है, व्हाट इज कैटरेक्ट इन आइज। कैटरेक्ट क्या होता है आइज में, ये आपके पास छोटी सी डेफिनेशन है, आपको पता होना चाहिए। द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी। अब देखा होगा जो आपने, जो बूढ़े बंदे होते हैं उनकी जो आइज का जो लेंस है वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल वाइट, जो आपकी आइज के अंदर लेंस है, कहीं देखा होगा आपने, ये क्या हो जाता है, हाँ वही समझ रहे हो, क्या बोलते हैं उसे, मोतियाबिंद, जैसे बोलते हैं हिंदी में। आपके घर में दादी है, दादा है, जिनको प्रॉब्लम हो जाती है आई साइड की, क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद बोलते हैं उसको हिंदी में। तो उनकी एज में क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, क्लाउडी होता है, और इस कंडीशन में जो है उसको क्या बोलते हैं, हम कैटरेक्ट बोलते हैं। और दिस कोज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, उनको या तो आधा दिखाई देता है, कम, मतलब उनकी आइज की बोलते हैं रोशनी कम हो जाती है, उनकी आइज साइड क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, या पूरी तरह से चली जाती है। इट इज़ पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू अ कैटरेक्ट सर्जरी। तो इसको कैसे सही कराता है, आपको पता है, सर्जरी होती है, ऑपरेशन होते हैं आई के, कैटरेक्ट सर्जरी होती है, तो उसकी हेल्प से जो है ना सही कराता है। मान लो नॉर्मल आई है, देखो इसका ब्लैक है, ब्लैक कलर का है ना यहाँ से, तो नॉर्मल क्लियर लेंस है, यहाँ से इसको पूरी तरह से दिख रहा है, यानी देखो ये पूरा ऐसे है। लेकिन कैटरेक्ट आई में देखो इसका ये क्या हो गया है, यहाँ पे चेंज हो गया है, यहाँ पे प्यूपिल बोलते हैं ना इसको, क्या हो गया, चेंज हो गया यहाँ से, और क्या हो गया, फोगी दिखाई देने, यहाँ से स्टार्ट फोग आ गया, आइस के सामने फोग आ गया, धुंधलापन आ गया, मोतियाबिंद हो गया। तो जो है उनको क्या होती है, प्रॉब्लम हो जाती है ओल्ड एज में आके यहाँ से, ठीक है। तो आप इसकी तरह इसकी भी जो डेफिनेशन बता सकते हो, कैटरेक्ट क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद बोल सकते हैं। वैसे हिंदी में थोड़ी ना लिखना है आपने जाके, तो आपने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देनी है यहाँ से, ठीक है। तो क्या है, ये क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज become milky and cloudy, this condition is called cataract। तो क्लियर हुआ आज की वीडियो में जो हमने पढ़ा है, समझ में आया है ना सब कुछ, क्या पढ़ा है, सिर्फ हमने आई पढ़ा है, आई के पार्ट्स पढ़े हैं, ठीक है, उनके पार्ट्स का फंक्शन के बारे में पढ़ा है, उनकी वर्किंग के बारे में पढ़ा है। देन उसके बाद हमने पावर ऑफ अकोमोडेशन पढ़े हैं, फार पॉइंट पढ़ा है, नियर पॉइंट पढ़ा है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को डिस्कस किया, और कैटरेक्ट। सभी को अपने अच्छे से पढ़ना है, कोई डाउट रहता है मुझे पूछना है, ठीक है। तो ठीक है, समझ में आया आपको यहाँ से, हाँ जी बच्चों, कैसी लगी आज की वीडियो, लाइक शेयर कमेंट्स कर ज़रूर बताना। कोई डाउट रहता है तो अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलना, ठीक है। सो आज की वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर को आगे लेकर चलेंगे और ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गुड बाय।